नमस्कार। पुस्तक समीक्षा अवलोकन की श्रृंखला में मैं गद्य की आधुनिक समृद्ध विधाओं में से जिस नूतन विधा आत्मकथा की पुस्तक समीक्षा के साथ प्रस्तुत हूँ, इसका शीर्षक है कोलाज घरौंदों का और इसकी विदुषी लेखिका हैं डॉक्टर उषा चौधरी। इस पुस्तक का प्रकाशन मनसा पब्लिकेशंस 2/256 विरामखंड गोमती नगर लखनऊ द्वारा हुआ है, जिसका मूल्य है 325 रुपये मात्र। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका की लेखनी साक्षात वाग्देवी प्रणीत प्रतीत होती है, जिसके शब्द मुक्ताओं द्वारा गद्य के लगभग सभी विधाओं में मुक्ता मणि रूपी साहित्य का निर्माण किया गया है, जिनमें प्रमुख है स्वतंत्रता सेनानी जगदीश प्रसाद, एक प्रेरक विभूति जीवनी, बहता जीवन मूर्तिधारा उपन्यास, आस्था की किरण अंजुरी भर सुगंध, मेरे गीत तुम्हारे नाम कविता संग्रह, स्मृति सुमन की पंखुड़ियाँ संस्मरण, श्री मद्भगवत गीता संक्षिप्त टीका, सिमटती गहराइयाँ, जमा हुआ स्वप्न किसी मोड़ पर, सुधियों के वातायन कहानी संग्रह। कथाकार को प्राप्त प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा महियसी महादेवी सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल नामित पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, मद भगवत गीता पर सर्जना पुरस्कार। साथ ही लेखिका अनेक साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भी संबद्ध है। इस पुस्तक की रचना के उद्देश्य के संदर्भ में लेखिका कहती हैं, जब भी कोई घटना होती है वह किसी न किसी स्थान से जुड़ी होती है, अतः हमारे जीवन के कैनवास पर उन सभी की छाया अंकित रहती है। जीवन के कोलाज में अवश्य ही घरौंदों की भी झलक रहती है। आत्मकथा के संदर्भ में कहा जाए तो आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। 238 पृष्ठों की आत्मकथा 15 बहुरंगी अध्यायों में विभक्त है। सुनहरे प्रभाव के रंगों सी जीवन के सतरंगे रंगों की आभा बिखेरते इस संस्मरण का पहला पुष्प है सेवक सदन हसनपुर, जिसमें कथाकार स्वयं के और स्वयं से जुड़े संस्मरणों को हमसे साझा कर रही हैं। इसमें जीवन और जगत के वैविध्यपूर्ण तथा राष्ट्रीयता के ओजपूर्ण भावों की अनुगूंज हमें सुनाई देती है। भारतीय संस्कृति, जिसे हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है सभ्यता के नाम पर, पारिवारिक संबंधों का ताना बाना, रीति रिवाज, सौहार्द, परस्पर प्रेम भाव, लोक रीति और भवन की वास्तुकला, कौटुंबिक संपूर्ण जानकारी का भी हमें ज्ञान हो जाता है। नैसर्गिक रूप से घरों में हवा, आरामदायक जीवन जीने की सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पिता तथा सबके अपूर्व योगदान, पिताजी के मन में देश प्रेम की कूट-कूट कर भरी हुई भावना, सभी रोचक कथानक हमें रोमांचित कर जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लेखिका के पूरे परिवार का तन मन धन से योगदान, नेहरू जी का बच्चों के प्रति प्रेम भाव और देश हित में सर्वस्व अर्पण की पिता की भावना अत्यंत उत्साहवर्धक और गौरवान्वित करने वाला है। देश की आज़ादी में अपने ही देश के विश्वासघाती लोगों का बाधक बनने का थानेदार का कथन देश की दुरावस्था के स्थिति को सहज ही प्रकट कर जाता है। बाबूजी, अभी सैकड़ों जयचंद हमारे देश में हैं, इसलिए आप लोगों की इतनी कुर्बानी के बाद भी आज़ादी मिलने में समय लग रहा है। यह आत्मकथा स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक और यथार्थ प्रसंगों के लिए आज़ादी के रंगों से हमें सराबोर कर जाता है। 1946 का अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन नामक द्वितीय अध्याय में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के प्रति अपने पिताजी की प्रतिबद्धता और देशभक्ति की भावना, जिसके कारण लेखिका के पिताजी द्वारा डालमिया फार्म के मैनेजर के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रति अधिक उत्साहित न होना और अपने भाई को भेज देना आज के नव युवकों के लिए एक सीख भी है, जो पाश्चात्य संस्कारों और सभ्यता के प्रति बहुत आकर्षित हैं। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने में भी लेखिका का यह प्रसंग अत्यंत उपयोगी है कि देश के प्रति कर्तव्य पहले है, अपने निहित स्वार्थ और व्यक्तिगत कार्यों से।
देश की आज़ादी के समय के दंगों का यथार्थ प्रसंग, पिता के देशभक्ति के जज्बे और सभी सांप्रदायिक दंगों को दूर करने का लेखिका के पिता का प्रयास, उनकी सहृदयता और बुद्धि चातुर्य को भी दर्शाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अधिवेशन की यथार्थ झांकी जैसे हमें भी उससे जोड़ देती है। जनसेवा की बातें हमें प्रेरित करती हैं मानवतावादी चिंतन हेतु। जयपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित वनस्थली विद्यापीठ में लेखिका की शिक्षा दीक्षा तथा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इत्यादि के वर्णन और भारतीय संस्कृति का जीता जागता प्रतीक, इसे लेखिका द्वारा बताना, सोनपुरा नामक स्थान के भयंकर आग लगने के हृदय विदारक दृश्य के मन पर गहरे प्रभाव तथा वनस्थली विद्यापीठ में विद्यार्थियों को मिलने वाली कर्मशीलता व्यक्तित्व के उच्चादर्शों के निर्माण में सहायक, इसकी उपयोगिता के साथ ही इस संबंधित बातें, इसके निर्माण के पीछे छिपी कहानी, सबका जैसे हमें प्रत्यक्ष निदर्शन लेखिका की लेखनी करा जाती है। पंडित हीरालाल शास्त्री जी की पुत्री के असमय निधन पर लिखी गई कविता अत्यंत मार्मिक है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है। मौत जिसको कह रहे वह जिंदगी का नाम है, मौत से डरना डराना कायरों का काम है, जिंदगी की लहर हरगिज बंद हो सकती नहीं, जिंदगी ही जिंदगी है, मौत किसका नाम है, रूप चाहे दूसरा हो भावना वही रहे, भावना मौजूद रहते मौत का क्या काम है, मुर्दा दिलों की क्या कहें जो रोज ही मरते रहे, जिंदा दिलों का तो सदा ही जिंदगी से काम है। चंदौसी का सूरजमुखी निवास, लखनऊ का दारुल शफा निवास, लखनऊ के हुसैनगंज में रहने, लखनऊ के मौलवीगंज महानगर के सचिवालय कॉलोनी के निवास स्थल का विवरण, कम आयु से ही गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों, कठिन परिश्रम और लगन, भाषा विज्ञान तथा पूरे हिंदी विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते समय की कठिनाइयों, कठोर परिश्रम से पीएचडी, चंदौसी से प्राचार्य बनाने के प्रस्ताव को पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण छोड़ना इत्यादि प्रसंग इनकी कर्तव्य निष्ठा की भावना को प्रदर्शित करता है और त्याग बलिदान के फल स्वरूप विश्वविद्यालय में नौकरी के रूप में मिलना प्रेरित करता है। लेखिका की पंक्तियां हमें उत्साहित भी करती हैं जब उन्होंने गोष्ठी में भाग लेकर सबको हतप्रभ कर दिया था। पथ के कांटों से हिलमिल मृदुहास अधर ने पाया है, मझधारों ने ही डुबा डुबा मुझको तट तक पहुंचाया है। साईं बाबा के प्रति निष्ठा भाव लेखिका को जीवन के कठिन समय में उन्हें संबल भी दे जाता है। तुम्हारे ही संकेत पर सब चल सकता है, रुक सकता है, बन सकता है, मिट सकता है। एक बार अपने दर्शन दे दो प्रभु, चरणों में मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करो। लेखिका का ईश्वरानुराग अनुकरणीय है। स्वप्न में दिव्य दर्शन, बाबा की विशेष कृपा का वर्णन भी साहित्यकार स्थान स्थान पर करती हैं। आपके अनेक सुंदर लेखों की रचना, आकाशवाणी से रचनाओं के प्रसारण, कन्या महाविद्यालय पर लेखमाला सभी लेखिका की विद्वता के परिचायक है। B63 लालबाग कॉम्प्लेक्स इस अध्याय में अपने जीवन की घटनाओं, अपने स्वास्थ्य तथा पिता के देहावसान की हृदय विदारक घटना, पारिवारिक संस्मरण तथा पुस्तकों के प्रकाशन संबंधी प्रसंग आत्मीयता के साथ वर्णित है। अलीगंज लखनऊ में गणेश निवास अद्भुत शीर्षक है। यहाँ पर भवन निर्माण, श्री मद् भगवत गीता का अध्ययन, इस पर संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुतिकरण, माताजी का इस संसार से विदा लेना, अलौकिक सूक्ष्म ध्वनि की अनुभूति, दिव्य अनुभवों, साईं बाबा का दर्शन, स्वप्न दर्शन, श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त टीका का प्रकाशन, पारिवारिक जन की जीवन रक्षा इत्यादि प्रसंग यथार्थवादी हैं। जीवन को संबल देती स्वरूप कुमारी बख्शी जी की पंक्तियों को वर्णित करती लेखिका जीवन के प्रति आशावान दिखाई पड़ती हैं। निद्रा, स्वप्न या ध्यान योगी परम स्थिति में परम प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन, स्पर्श या मंद मन,
मधुर मुस्कान का आभास जीवन मुक्ति का स्वरूप है। परिवार पर होने वाली ईश्वर की कृपा। अगले अध्याय में जगन्नाथपुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, केरल की यात्राओं और इससे सुखद संस्मरणों का वर्णन आत्मविभोर कर जाता है। यहाँ की कला, संग्रहालय, नौका विहार का वर्णन हमें रोमांचित कर जाता है। शिरडी और नासिक यात्रा इस आत्मकथा का अंतिम अध्याय है। यहाँ दर्शन, पूजा, मंदिरों का दर्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सम्मिलित से बने मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की शोभा, जीवन के यथार्थ स्वरूप का भान, अपने जीवन के संघर्षों का भी निदर्शन आप हमें कराती हैं। लेखिका की भक्ति भावना का प्रगाढ़ रूप बार बार इसमें प्रकट होता है। पुस्तक की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करती कथाकार पुस्तक के कुछ अंतिम पंक्तियों में जीवन और संबंधों के रहस्य को रूपायित कर जाती हैं। एक दृष्टि से जीवन के कैनवास पर अलग अलग स्थानों का अंकन इसे कोलाज बना गया है और यह जीवन भी कोलाज है घरौंदों अर्थात निवासों का। आत्मकथा की समस्त विशेषताओं, आत्मविश्लेषण, आत्मालोचन, समाज से जुड़ाव, लेखिका का घटनाओं का विवरण, वास्तविक जीवन से परिचय, वर्ण्य विषय, चरित्र चित्रण, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य, सभी दृष्टियों से पूर्ण रूपेण यह आत्मकथा समर्थ है। अत्यंत जीवंत, रोचक, यथार्थवादी यह आत्मकथा रुचिकर और पठनीय